विवेकानंद ह्यूमन एक्सेलेंस में आपका स्वागत करती हूँ। छात्रों, आज हम 9वीं कक्षा का गिल्लो लेसन देखने वाले हैं, जिसकी लेखिका है महादेवी वर्मा जी। सोनजनी में आज एक पीली कली लगी है। इसे देखकर अनायास ही उस छोटे जीव का स्मरण हो आया। अनायास शब्द से तात्पर्य है अचानक। लेखिका को सोनजनी की वह पीली कली देखने के बाद उस छोटे से जीव का स्मरण उसकी याद आई, जो इस लता की सघन हरितिमा में छिप कर बैठा था। हरितिमा शब्द से तात्पर्य है हरियाली, और वह छोटा जीव इस हरियाली में छुप कर बैठता था और फिर मेरे निकट पहुंचते ही कंधे पर कूद कर मुझे चौंका देता था। लेखिका जब उस सोनजनी में जो पीले जो फूल थे, उन फूलों को देखने के लिए जब वहां पर जाती थी, तब वह छुप कर बैठता था और अचानक से लेखिका के कंधे पर कूद कर उन्हें सरप्राइज कर देता था। उस समय पे लेखिका को कली की खोज रहती थी, लेकिन आज लेखिका कली को ढूंढने के लिए वहां पर नहीं गई थी। वहां उस लघु गाथ के खोज के लिए चली थी, परंतु वह तो अब तक इस सोनजनी की जड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा। कौन जाने स्वर्णिम कली के बहाने वही मुझे चौंकाने ऊपर आ गया हो। लेखिका अब उस लघुगा यानी छोटा शरीर वाला जो जीव था, उसको देखने के लिए वहां पर गई थी, लेकिन अब उन्हें ऐसे लगता है कि अब वह वहां पर नहीं होगा, क्योंकि वह कब का मिट्टी के अंदर मिल गया होगा। और शायद आज जो इसको जो पीली कली लगी है, उस कली के बहाने ही वह अब ऊपर आया होगा और पहले जैसे मुझे चौंकाने की उसकी जो आदत है, उस आदत को वह दोहराता होगा। अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आकर मैंने देखा 2 कौवे एक गमले के चारों ओर चोंचों से छुआ-छुए जैसा खेल खेल रहे हैं। यह काकभूषुंडी भी विचित्र पक्षी है, एक साथ समादरित, अनादरित, अति सम्मानित, अति अवमानित। एक दिन लेखिका ने देखा कि वहां पर 2 कौवे जो है वह छुआ-छुए मतलब हाइड एंड सीक का खेल खेल रहे थे। यह काकभूषुंडी मतलब कौवे विचित्र पक्षी है, क्योंकि इन कौवों को एक ही साथ में उनका समादार मतलब सत्कार किया जाता है, और उसी जगह पे उसको अनादरित भी कहा जाता है, मतलब उसका तिरस्कार किया जाता है। कभी उसको सम्मान किया जाता है, कभी उसका अवमान भी किया जाता है। हमारे बेचारे पुरखे न गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, न मयूर के, न हंस के। उन्हें पितर पक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर ही अवतीर्ण होना पड़ता है। इतना ही नहीं, हमारे दुरुस्त प्रियजनों को भी अपने आने का मधुर संदेश इनके कर्कश स्वर में ही देना पड़ता है। दूसरी ओर हम कौवा और काका करने को अवमानना के अर्थ में ही प्रयुक्त करते हैं। लेखिका कहते हैं कि हमारे जो पुरखे हैं, मतलब जो पूर्वज है, वो किसी भी दूसरे पंछी के रूप में पुनर्जन्म में नहीं आते हैं। न वो मयूर के आते हैं, न गरुड़ के आते हैं, न हंस के आते हैं। आते हैं तो सिर्फ कौवों के ही, और वो कौवों के ही रूप में अपने पूर्वज क्या होते हैं, वापस आते हैं। और अगर हमें किसी का आने का इंतजार होता है, या हमारे घर के सामने अगर कोई कौवा बैठता है और वह कर्कश आवाज में कुछ आवाज करने लगता है, तो हम कहते हैं कि आज हमारे घर पर मेहमान आने वाले हैं। और इसी प्रकार से यह कौवे का हम सम्मान भी करते हैं, और कभी कभी हम
उसके कर्कश आवाज से उसका अपमान भी करते थे। मेरे काकपुराण के विवेचन में अचानक बाधा पड़ी, क्योंकि गमले और दीवार की संदेह में छिपे एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि रुक गई। निकट जाकर देखा, गिलहरी का छोटा सा बच्चा है, जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा है और अब कौवे जिसमें सुलभ आहार खोज रही। लेखिका यह कौवों के बारे में जानकारी दे ही रही थी, बता रही थी, तब उनकी नजर एक गमले और दीवार के बीच में जो खाली जगह थी वहां पर गई और उन्होंने एक छोटा सा जीव वहां पर गिरा हुआ देखा। उन्होंने नजदीक जाकर देखा तो वहां पर जो छोटा जो जीव था वह था गिलहरी का बच्चा, और वह घोंसले से शायद गिरा हुआ था और गिरने की वजह से वो जख्मी हो गया था। और वहां पर ये जो कौवे है वो क्या कर रहे थे, उसको चोंच मारने की कोशिश कर रहे थे। काकरवाई की चोंचों के 2 घाव उस प्राणी के लिए बहुत थे, अतः वह निश्चेष्ट सा गमले से चिपटा पड़ा था। भी ये जो 2 कौवे जो थे वह उसको क्या करने लगे थे, चोंच से जख्मी करने लगे थे, और वह बेचारा एकदम से चुपचाप से वहां पर पड़ा था। परंतु मन नहीं माना, उसे हौले से उठाकर अपने कमरे में लाई। फिर से रुई से रक्त पोंछकर घाव पर पेनिसिलिन का मरहम लगाया। सब जब लेखिका ने उसको देखा, उसके वहां पर गई, तब सभी ने कहा कि कौवों की जो घाव जो हो गए हैं उसी की वजह से वह बचेगा नहीं, आप उसको यहीं पे रहने दो। लेकिन लेखिका का मत नहीं माना, उन्होंने उसको वहां से उठाकर अपने कमरे में ले आई। जो रुई जो थी उन्होंने उसका रक्त जो था वो पोंछा और उस घाव के ऊपर क्या किया, मलहम लगा दिया। रुई की पतली बत्ती दूध से भिगोकर जैसे जैसे उसके नन्हे से मुंह में लगाई, पर मुंह खुल न सका और दूध की बूंदें दोनों ओर ढुलक गई। लेखिका ने उसके मुंह के अंदर रुई जो थी उसकी पतली सी बत्ती बनाई और उस दूध में भिगोकर उसके मुंह में उसको निचोड़ना चाहा, लेकिन एक बूंद भी उसके मुंह के अंदर चली नहीं गई। दोनों की दोनों बूंदें क्या हो गई, पानी उसका बाहर आ गया। कई घंटे के उपरांत उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। तीसरे दिन वह इतना अच्छा और आश्वस्त हो गया कि मेरी उंगली अपने 2 नन्हे पंजों से पकड़कर नीले कांच के मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा। उसके बाद बहुत सारे उपचार करने के बाद कुछ घंटों बाद उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकने लगा। तीसरे दिन वह अच्छे से आश्वस्त हो गया और उसने लेखिका की जो उंगली थी वह उंगली अपने हाथों से पकड़ी और अपनी नीली आंखों से लेखिका की तरफ वह गिलहरी का बच्चा देखने लगा। 3-4 मास में उसके स्निग्ध रोए, झब्बेदार पूंछ और चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मित करने लगी। कुछ दिनों के बाद वह अच्छी तरह से मास में उसके स्निग्ध रोए, झब्बेदार पूंछ और चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मित करने लगी। स्वस्थ हो गया और सभी से उसकी जान पहचान हो गई। हमने उसकी जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक का रूप दे दिया और इस प्रकार हम उसे गिल्लू कहकर पुकारने लगे। मैंने फूल रखने की एक हल्की डलिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। अब जातिवाचक संज्ञा मतलब वो गिलहरी था और अब उसका व्यक्तिवाचक संज्ञा मतलब उसका नाम रख दिया गिल्लू। और इसी प्रकार से सभी उस गिलहरी के बच्चे को गिल्लू कहकर पुकारने लगे। और लेखिका ने एक फूल रखने की जो टोकरी थी उस टोकरी में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर
क्या किया, लटका दिया। वही 2 वर्ष गिल्लू का घर रहा। वह स्वयं हिलाकर अपने घर में झूलता और अपनी कांच के मनकों की आंखों से कमरे के भीतर और खिड़की से बाहर न जाने क्या देखता समझता रहता था, परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता था। 2 साल तक गिल्लू उसी टोकरी में ही अपना घर समझकर वहां पर बैठता था, लेकिन खुद ही वह अपने हाथों से उस टोकरी को झुलाता था और अपने कांच की आंखों से इधर उधर टुकड़ों को देखते रहता था। खिड़की के बाहर भी वो न जाने क्या क्या देखता था और उसकी इस बातों को देखकर सभी को बहुत एक प्रकार की हैरानी हो जाती है। जब मैं लिखने बैठती तब अपनी ओर मेरा ध्यान आकर्षित करने की उसे इतनी तीव्र इच्छा होती थी कि उसने एक अच्छा उपाय खोज निकाला। वह मेरे पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता था और फिर उसी तेजी से उतरता। उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए नहीं उठती। अब गिल्लू का एक स्टाइल था। वह क्या करता था, लेखिका जब भी लिखने के लिए बैठती थी तो वह अपना काम में ही बहुत मशगूल रहती थी। गिल्लू यह चाहता था कि लेखिका का ध्यान उनकी तरफ जाए। इसके लिए वो क्या करता था, वहां पर जो पर्दा जो था, कर्टन जो था, उसके ऊपर सरल से चढ़ता था, सरल से नीचे उतरता था। और वह यह बात इतनी बार दोहराता था कि जब तक लेखिका उसकी तरफ ध्यान नहीं देती है तब तक वो करता था, और जब लेखिका उसकी तरफ देखती थी तब वह यह जो करता था वह क्या करता था, रोक देता था। कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती कि उसके अगले 2 पंजों और सिर के अतिरिक्त सारा लघुगत लिफाफे के भीतर बंद रहता। फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम बसंत आया। नीम चमेली की गंध मेरे कमरे में हौले हौले आने लगी। बाहर की गिलहरियां खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके न जाने क्या कहने लगी। गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपने पन से बाहर झांकते देखकर मुझे लगा कि इसे मुक्त करना आवश्यक है। मैंने कीले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया और इस मार्ग से गिल्लू ने बाहर जाने पर सचमुच ही मुक्ति की सांस ली। इतने छोटे जीव को घर में पले कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या ही थी। इसके बाद गिल्लू के लिए स्प्रिंग सीजन यानी बसंत ऋतु आ गया। इस ऋतु में वहां पर जो नीम चमेली की जो खुशबू थी वह उस विंडो के वहां पर आने लगी और बाकी की जो बाहर की जो गिलहरियां थी वह उसको चिक चिक करके एक प्रकार से उसको बुलाने लगी। गिल्लू क्या करता था, जाली के पास बैठता था और अपने मन से बाहर देखता रहता था, लेकिन बाहर नहीं जा सकता था। यह बात जब लेखिका को मालूम हो गई तब उन्होंने वह जाली की जो विंडो थी वह ओपन कर दी और वहां से गिल्लू बाहर चला गया। आवश्यक कागज पत्रों के कारण मेरे बाहर जाने पर कमरा बंद ही रहता है। मेरे कॉलेज से लौटने पर जैसे ही कमरा खोला गया और मैंने भीतर पैर रखा, वैसे ही गिल्लू अपनी जाली के द्वार से भीतर आकर मेरे पैर से सिर और सिर से पैर तक दौड़ लगाने लगा। तब से यहाँ नृत्य का क्रम हो गया। अब जाते समय लेखिका ने जो विंडो थी वो खुली करके उसको बाहर जाने लेकिन लेखिका ने उसको दरवाजा फिर से बंद कर लेखिका ऑफिस चली गई। वापस जब लेखिका आ गई तब उन्होंने देखा कि गिल्लू उसी जाली के द्वार से ही अंदर आकर बैठ गया था। मेरे कमरे से बाहर जाने पर गिल्लू भी खिड़की की खुली जाली की राह बाहर चला जाता और दिन भर गिलहरी के झुंड का नेता बना हर डाल पर उछलता कूदता रहता और ठीक 4 बजे वह खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता। ऐसा नहीं कि चलो कि
लेखिका ने उसको खुला छोड़ दिया है और वह उधर ही रह जाए। 4 बजने के बाद वह क्या करता था, घर के अंदर जाली से अंदर आता था और घर के अंदर आकर बैठ जाता था। मुझे चौंकाने की इच्छा उसमें न जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई थी। कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता, कभी पर्दे की चुन्नट में और कभी सोनजूई की पत्तियों में। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं और उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं है, परंतु उनमें से किसी को मेरे साथ मेरी थाली में खाने की हिम्मत हुई है ऐसा मुझे स्मरण नहीं आता। गिल्लू इनमें अपवाद था। मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती, वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार बरामदा पार करके मेज पर पहुंच जाता और मेरी थाली में बैठ जाना चाहता। बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया, जहां बैठकर वह मेरी थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता। काजू उसका प्रिय खाद्य था और कई दिन काजू न मिलने पर वह अन्य खाने की चीजें या तो लेना बंद कर देता या झूले से नीचे फेंक देता। लेखिका के यहाँ पे बहुत से पशु पक्षी थे और सभी से लेखिका का लगाव था, लेकिन गिल्लू भी से इसके लिए अपवाद था कि वह अकेला ऐसा था कि लेखिका के खाने की थाली के अंदर जाकर बैठ जाता था। बाकी अभी तक किसी भी पशु पक्षी ने इस प्रकार से हिम्मत नहीं की थी जो गिल्लू ने की थी। अब लेखिका ने उसको थाली से निकालकर बाहर बैठाकर बाहर से खाना खाने के लिए उसको सिखाया। उसके बाद वह अपने नन्हे नन्हे नाजुक पंजों से क्या करता था, चावल का एक एक दाना उठाकर बहुत सफाई से खाता था। और उसका सबसे प्रिय खाद्य था काजू। अगर वह उसको न मिलता था तो वह क्या करता था, दूसरी जो चीजें खाने के लिए उसको दी जाती थी वह लेना बंद कर देता था या बाहर फेंक देता था। उसी बीच मुझे मोटर दुर्घटना में आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। उन दिनों जब मेरे कमरे का दरवाजा खोला जाता, गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता और फिर किसी दूसरे को देखकर उसी तेजी से अपने घोंसले में जा बैठता। सब उसे काजू देते, परंतु अस्पताल से लौटकर जब मैंने उसके झूले की सफाई की तो उसमें काजू भरे मिले, जिनसे ज्ञात होता था कि वह उन दिनों अपना प्रिय खाद्य कितना कम खाता था। उसके बाद क्या हुआ, लेखिका का एक एक्सीडेंट हो गया और उसी की वजह से लेखिका को अस्पताल में रहना पड़ा। लेखिका के न होने की वजह से उसको जो भी कोई दूसरे कुछ खाना देने के लिए आते थे वह उनकी तरफ देखता भी नहीं था। दरवाजा खोलने के बाद पहले देखता था कौन है, जैसे उसको पता चलता था कि लेखिका नहीं है तो वह अपने झूले में जाकर बैठ जाता था। सभी को मालूम था कि उसको काजू बहुत पसंद है, इसीलिए सभी उसको काजू दे आते थे। लेखिका जब स्वस्थ होकर वापस आई तब उन्होंने देखा कि उस झूले के अंदर बहुत सारे काजू। मतलब क्या कि लेखिका के जाने के गम में उसने उसका प्रिय खाद्य जो काजू था वो भी नहीं खाया हुआ था। मेरी अस्वस्थता में वह तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को इतने हौले हौले सहलाता रहता कि उसका हटना एक परिचारिका के हटने के समान लगता। गिल्लू ऐसा था कि उसको लेखिका की हर बात मालूम पड़ती थी। उसे यह भी मालूम हो गया था कि लेखिका की तबीयत ठीक नहीं है, तो वह एक नर्स के जैसे उसके सिरहाने पर बैठकर बालों को क्या करता था, अपने नन्हे नन्हे पंजों से सहलाता था। गर्मियों में जब मैं दोपहर में काम करती रहती तो गिल्लू न बाहर जाता न अपने झूले में बैठता। उसने मेरे निकट रहने के साथ गर्मी से बचने का एक सर्वथा नया उपाय खोज निकाला था। वह मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता और इस प्रकार समय भी रहता और ठंडक में भी रहता। गर्मियों के दिनों में गिल्लू बाहर नहीं जाता था, लेखिका के साथ में ही रहता था और उसने गर्मी से बचने के लिए एक उपाय भी ढूंढा था। लेखिका अपने लिए पानी का जो सुराही रखी थी उस सुराही के ऊपर वह जाकर बैठता था। उसमें उसके 2 फायदे होते थे। वह ऐसे कि वह लेखिका के नजदीक भी बैठ जाता था और उसको ठंडक भी मिलती थी वो अलग से। गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती।
यात्रा का अंत आ ही गया। दिन भर उसने न कुछ खाया न बाहर गया। रात में अंत की यातना में भी वह अपने झूले से उतरकर मेरे बिस्तर पर आया और ठंडे पंजे से मेरी वह उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया जिसे उसने अपने बचपन की मरणासन्न स्थिति में पकड़ा था। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने जाकर हीटर जलाया और उसे उष्णता देने का प्रयत्न किया, परंतु प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया। अभी गिलहरी का जो जीवन काल होता है वह 2 वर्ष से ज्यादा नहीं होता है। अब गिल्लू को भी 2 साल होने को आए थे और उसके बाद कुछ दिनों के बाद उसने कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं और उसी रात जिस दिन उसकी मौत होने वाली थी उसी रात भी वह अपने झूले से उतरकर लेखिका के बिस्तर पर आया, जैसे कि वह लेखिका से आखिरी दर्शन करना चाहता था। उसने अपने उन हाथों से कि जो उसके जो पंजे थे वो ठंडे पड़ते जा रहे थे, उस उन्हीं हाथों से उसने लेखिका की उंगली पकड़ी। जब वह मरणासन्न स्थिति में था तभी भी उसने लेखिका की वही उंगली पड़ी थी। अब भी वह मरण के लिए जा रहा था, उसी समय में भी लेखिका की वही उंगली उसने पकड़कर रखी। उसके पंजे इतने ठंडे हो गए थे कि लेखिका को इस बात का एहसास हो गया कि अब वह ज्यादा दिन तक रहने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी लेखिका ने उसे हीटर से गर्मी देने की कोशिश की। लेकिन जब सुबह हो गई तब देखा कि वह यह दुनिया छोड़कर चला गया था। उसका झूला उतार कर रख दिया गया है और खिड़की की जाली बंद कर दी गई है, परंतु गिलहरियों की नई पीढ़ी जाली के उस पर चिक चिक करती ही रहती है और सोनू जूही पर बसंत आता ही रहता है। सोनू जूही की लता के नीचे गिल्लू को समाधि दी गई है, इसलिए भी कि उसे वह लता सबसे अधिक प्रिय थी, इसलिए भी कि उस लघुगात का किसी वासंती दिन जूही के पिता व छोटे फूल में खिल जाने का विश्वास मुझे संतोष देता है। और उसके बाद लेखिका ने गिल्लू का जो झूला था वह उतार कर नीचे रखा, खिड़की जो थी वह बंद कर दी, लेकिन फिर भी बाहर की जो गिलहरियां जो थी वह क्या करती थी, वहां से चिक चिक करके आवाज देती थी। अब लेखिका ने उसी सोनू जूही के पौधों के नीचे ही उसकी समाधि कर दी थी और लेखिका को ऐसा विश्वास था कि उसके अंदर से जो पीला फूल आएगा शायद वही गिल्लू का उसी रूप में